हेलो एंड वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल। डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगर किसी भी बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा देते हैं तो वो बॉडी कितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी, और उस बॉडी के साथ कोई दूसरी बॉडी कनेक्टेड है तो उन बॉडी पे क्या असर पड़ेगा अगर हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर ब्लॉक बी पे मैंने फोर्स F लगा दिया तो मुझे पता करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक सी, एज वेल एज वी नीड टू फाइंड आउट नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी, एज वेल एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सी एंड ग्राउंड। तो ये चीज़ें मुझे पता करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने बी ब्लॉक पे फोर्स F लगा दिया तो हमें फाइंड आउट करना है कि बी ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी, इस पे फोर्स लगाने की वजह से ए और सी पे क्या असर पड़ेगा, क्या वो मूव करेंगे या नहीं करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस। सबसे पहले हम लोग इसका एफबीडी बना देंगे तीनों बॉडी का। सबसे पहले आती है ब्लॉक ए, तो ब्लॉक ए की एफबीडी बना देंगे। सी दिस इज ब्लॉक ए। लेट्स से इसका जो मास है m1, यहाँ पर इन ब्लॉक की मासेस हम लोग अज्यूम करते हैं दैट दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज m3। ठीक है, तो दिस इज अ ब्लॉक ए हुज मास इज m1, जिसका जो वेट है दैट इज m1g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बी वाली ब्लॉक इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवा रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज NAB। तो ब्लॉक ए पे सिर्फ ये दो फोर्सेस लग रहे हैं, इसके अलावा कोई भी फोर्सेस नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी, दिस इज ब्लॉक बी। ओके, दिस इज ब्लॉक ए, दिस इज ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी की जो मास है वो कितनी है, m2 है, जिसकी वजह से इसके ऊपर इसका खुद का वेट लग जाता है, दैट इज m2g। ए ब्लॉक क्या कर रहा है, बी को नॉर्मल रिएक्शन देगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो बी के पास नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ ए। सी भी बी को नॉर्मल रिएक्शन देगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन बी एंड सी। और इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स क्या है, F है। इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स क्या है, F है। ठीक है, सो दिस इज अ FBD फॉर द ब्लॉक बी। नेक्स्ट वी विल ड्रॉ FBD फॉर ब्लॉक सी। FBD फॉर द ब्लॉक सी, ब्लॉक सी का खुद का वेट दैट इज m3g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर बाद में B इसको नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है, B क्या करेगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज NBC। और ये जो ग्राउंड है ये भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज NCG। क्लियर, तो ये हमारा किसका हो गया, ब्लॉक सी का FBD हो गया। अब बात करेंगे ब्लॉक ए की। सो ब्लॉक ए में इफ यू विल सी फॉर द ब्लॉक ए, फॉर ब्लॉक ए यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है। ओके, सारी की सारी कौन सी फोर्सेस है, वर्टिकल फोर्सेस है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, समेशन ऑफ Fy, समेशन ऑफ Fy विच इज इक्वल्स टू NAB माइनस mg, मीन्स ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन, उनको ऐड कर दो। NAB और m1g, m1g इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसके लिए नेगेटिव साइन आ गया। ओके, which is equals to 0, so therefore I will write down NAB is equals to m1g। ब्लॉक A कहीं भी मूव नहीं करेगा। सी, ब्लॉक A के ऊपर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं है, तो ब्लॉक A कहीं भी मूव नहीं करेगा, मतलब ब्लॉक A वहीं पे रहेगा। ब्लॉक A वहीं पे रहेगा, तो इससे हमें पता चल जाता है कि वर्टिकल फोर्सेस क्या हो जाएगी, इसकी जीरो हो जाएगी। उनकी सारी एडिशन, जितनी भी वर्टिकल फोर्सेस है सबको ऐड करेंगे, उसकी वजह से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक ए के केस में हमें नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी कितना आ रहा है, m1g। तो ये चीज़ें क्लियर होती है। अब बात करेंगे ब्लॉक बी की। प्लस ये पूरा सिस्टम है ना, ये पूरे सिस्टम में देर इज़ नो वर्टिकल फोर्सेस, मतलब नेट वर्टिकल फोर्सेस क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है, आप ए बी या सी तीनों में से किसी को भी देख लोगे तो कोई भी ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब इनके ऊपर वर्टिकल फोर्सेस क्या है, जीरो है। तो तीनों केसेस में सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हम लोग क्या लेंगे, जीरो लेंगे। ठीक है, तीनों केसेस में, इस केस में भी हम लोग लेंगे दैट सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर भी हम लोग लेंगे सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू जीरो, फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्सेस ऑन वाई एक्सिस देख लेते हैं पहले। सो अपवर्ड फोर्स कौन सी है, NBC,
और डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, माइनस एन ए बी प्लस एम टू जी विच इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर एन बी सी माइनस एन ए बी का वैल्यू कितना है, एम वन जी, तो एम वन जी प्लस एम टू जी is equals to 0. So therefore NBC is equals to M1G plus M2G. तो ये वैल्यू मुझे किसकी आ गई, NBC की आ गई. अब बात करेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन. समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, सारी फोर्सेज एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे क्योंकि ब्लॉक बी पे एक्स डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है एंड दैट फोर्स इज F. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा F which is equals to according to the Newton's law of motion we know the formula. If block having a mass m2 तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी. सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो गया, F अपॉन m2. सो दैट इज द फॉर्मूला. इतनी एक्सेलरेशन के साथ ब्लॉक बी जाएगा. ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ सी हम कुछ टाइम में देखेंगे. पहले एक्सेलरेशन ऑफ बी देख लिया हम लोगों ने. अब यहाँ पर बात करेंगे समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेज इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स NCG माइनस डाउनवर्ड फोर्स NBC प्लस M3G which is equals to 0. So therefore NCG is equals to NBC plus M3G. What is the value of NBC? The value of NBC is M1G plus M2G. So therefore NCG is equals to M1G plus M2G plus M3G. So you can write down NCG is equals to M1 plus M2 plus M3. ठीक है, into G. So this is the normal reaction between the block C and the ground. ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हम लोग किसकी, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्स की, विच इज़ हमें पता है अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए, m1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है तो ये 0 हो जाएगा. m1 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, सो एक्सेलरेशन ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ए में. जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे सी में देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा. सो यहाँ पर भी सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वल्स टू 0 विच वी नो दैट मास इनटू m3 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू 0. तो एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपको, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो इतना एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें फॉर ब्लॉक ए, ब्लॉक बी एंड ब्लॉक सी. ये क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पर दिस इज द फ्रिक्शनलेस सरफेस. अगर कुछ फ्रिक्शन होता तो होपफुली एक्सेलरेशन कुछ आता था, तो वो हम लोग देखेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विद फ्रिक्शन पढ़ेंगे. अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन, जैसे कि आपने टॉपिक थंबनेल में देखा होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ सी कितना आ रहा है, 0. एक्सेलरेशन ऑफ बी F/m2, एक्सेलरेशन ऑफ ए 0. मतलब क्या हो रहा है, जब बॉडीज़ के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो इससे समझ में आता है जिस भी ब्लॉक पे फोर्स लगेगा सिर्फ वही ब्लॉक मूव करेगा, ए और सी मूव नहीं करेंगे. ओके, तो आप कुछ देर के बाद अगर बी की पोजीशन देखोगे, कुछ देर के बाद फोर्स लगाने के कुछ ही टाइम के बाद आप जब बी की पोजीशन देखोगे तो ये कुछ सिनारियो ऐसे हो जाएगा. मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ. ठीक है, अगर आपने बी की पोजीशन देखी कुछ देर के बाद तो ये जो सिनारियो है ये आपका ऐसे हो जाएगा. बी थोड़ा सा बाहर खिसक चुका होगा लाइक दिस, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स F लग रही है ना. बी थोड़ा सा बाहर खिसक चुका होगा, जबकि ए और सी वहीं पे रहेगा. ए और सी में कोई भी मोशन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन ही नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन उनकी क्या है, 0 है. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड वन मोर थिंग, आप जब देखोगे जो सी है, सी और ग्राउंड के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तीनों का वेट एक साथ होगा कंबाइनली. ऑब्वियसली अगर मैंने इन तीनों को एक सिस्टम लिया होता, इन तीनों को अगर मैंने एक ही सिस्टम में डाला होता तो इन तीनों सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाता, टोटल मास हो जाता m1 प्लस m2 प्लस m3, और इन तीनों सिस्टम का वेट कितना हो जाता, mg हो जाता. तो यहाँ पर कैपिटल M की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी. तो ये हमारा टोटल वेट हो जाता. ठीक है, तो पूरे सिस्टम का अगर मैं ले लेता, इन सिस्टम को सिर्फ एक ही ब्लॉक से रिप्लेस कर लेता, दैट इज़ mg, और दिस इज़ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सी एंड द ग्राउंड. तो इसका जो आंसर आता है NCG इज इक्वल्स टू mg. m की वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट कर देते तो आपको यही आंसर आता. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a horizontal surface. If the block is pulled by applying a force of magnitude F is equals to 5 mg at angle theta is equals to 37 degree with the horizontal as shown in the figure, find the acceleration of the block at the given instant. We need to find out what is the acceleration of the block at the given instant. Okay,
यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इस फोर्स F को रिजॉल्व कर देते हैं इनटू टू कंपोनेंट, one will be vertical and another will be horizontal. So this component become F cos 37 and this component become F sin 37. और यहीं पे इसकी फ्री बॉडी बना देते हैं that this is mg force and this is normal reaction n. Okay? तो सबसे पहले हम बात करेंगे द समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन. द समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, इफ यू विल सी द ओनली फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज एक्टिंग, दैट इज F cos 37. कितनी फोर्स एक्ट हो रही है? F cos 37. So I'll write down that F cos 37, which we know that the formula is mass into acceleration in x direction. ठीक है, तो यहाँ पर जो F का वैल्यू है हमारे पास, F की वैल्यू कितनी है? 5 mg. तो I'll write down that F का वैल्यू is 5 mg. Cos 37 we know that it is 4/5, which is equals to mass into acceleration in x direction. So mass and mass get cancelled, phi and phi get cancelled. So acceleration in x direction is 4g. That is 4 into 10, which is equals to 40 meter per second square. So that is your acceleration in x direction. Now see here, अभी हमें ax का वैल्यू आ गया acceleration in x direction. अभी हम लोग को फाइंड आउट करना है acceleration in y direction. हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि अभी फिलहाल अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ओके अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये वाली जो ब्लॉक है ये सिर्फ स्लाइड कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है. देयर इज़ नो वर्टिकल डायरेक्शन, ये ब्लॉक कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है. फिलहाल हम ये मान के चल रहे हैं. अगर कोई भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करे तो हमें पता है समेशन ऑफ एफ वाई जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा. क्यों ज़ीरो हो गया? क्योंकि समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जीरो होने के कारण समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जीरो हो जाएगा. तो लेट्स टॉक अबाउट समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन. तो यहाँ पर क्या है? एन, एंड दिस इज F sin 37 इन द अपर डायरेक्शन. सो इनको मैंने ऐड कर दिया माइनस करके mg विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो. सो दैटफॉर एन, F का वैल्यू कितना है अभी हमारे पास? F का वैल्यू हमारे पास 5 mg है, तो 5 mg sin 37 वी नो दैट 3/5 माइनस mg विच इज इक्वल टू 0. 5 and 5 get cancelled, so n this become 3 mg minus mg which is equals to 0. तो n का वैल्यू n plus 2 mg is equals to 0, तो n का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस 2 mg. अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आती है कि नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप का फोर्स है और नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए. अगर नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड जो है इस ब्लॉक को कोई भी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करवा रहा है. और ये कभी होगा? ग्राउंड कभी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड नहीं कराएगा जब ये ब्लॉक ग्राउंड से लिफ्ट हो चुका होगा, है ना. जब ये ब्लॉक ग्राउंड से अगर लिफ्ट हो चुका होगा, ब्लॉक ग्राउंड से ऊपर आ गया, तो ऑब्वियसली उनके बीच में कांटेक्ट नहीं है. कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी? ज़ीरो होगी. ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमें नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में आ रहा है. नॉर्मल रिएक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता. नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव में आ रहा है तो आप समझो कि उनके दोनों सरफेस जिसके भी नॉर्मल रिएक्शन किसी भी दो सरफेसेस के कांटेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अगर ज़ीरो आ रहा है तो आप समझ लो कि उन दोनों सरफेसेस का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, उन दोनों सरफेसेस का कोई भी कांटेक्ट नहीं है. तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि इन दोनों सरफेसेस का कोई कांटेक्ट नहीं है, मतलब यहाँ पर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं हो सकता. तो मतलब जो हमारी अजम्पशन थी वो गलत थी. तो अभी हम हमारी अजम्पशन को सुधारेंगे, ठीक है, और हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है. लेकिन हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि ब्लॉक अगर ऊपर उठ गया तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी? 0 न्यूटन हो जाएगी. नॉर्मल रिएक्शन आपको 0 लेना है, माइनस 2 mg नहीं लेना है. ये कंडीशन था, ये हम चेक कर रहे थे कि आप ब्लॉक ऊपर उठा है या नहीं उठा है. ठीक है, तो ब्लॉक ऊपर उठ गई है, इतना समझ में आ गया. तो एन का वैल्यू हम 0 न्यूटन ले लेंगे और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इक्वेशन तो मेरी सेम रहेगी, एन का वैल्यू सिर्फ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा F sin 37 माइनस mg. सो समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जो था हमारा n प्लस F sin 37 माइनस mg, लेकिन 0 इस बार नहीं आएगा, इस बार मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ y. ठीक है, n का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे. F का वैल्यू कितना है? 5 mg. sin 37 we know that 3/5 minus mg which is equals to may. ठीक है, तो 5 and 5 get cancelled, 3 mg minus mg comes out to be 2 mg which is equals to may. so mm get cancelled, so acceleration in y direction is 2g. तो जब मैं टोटल एक्सेलरेशन की बात करूंगा, एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन का स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन का स्क्वायर. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन? 40
का आप स्क्वायर करोगे एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जब आप देखोगे 2g मतलब 2 इंटू 10 दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 20 का आप स्क्वायर करोगे तो 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400, सो इट कम्स आउट टू बी 2000। कितना आ रहा है हमें? 2000, करेक्ट। जिसको हम 10 रूट 20 भी बोल सकते हैं या 20 रूट 5 भी बोल सकते हैं, 20 रूट 5 भी बोल सकते हैं। सो ये हमारी टोटल एक्सेलरेशन है। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यूनिट लिख देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन we'll move to the next question. Hey class, let's solve the next question. So next question is, a smooth box of mass m is kept on an inclined plane of angle of inclination theta. A force F is applied on the box in the two different cases. The first case in horizontal direction as shown in the figure 1 and at an angle phi with the inclined planes as shown in the figure 2. If the box does not lose contact, find the acceleration of the block, normal reaction offered by the box on the inclined plane. सो हमें दो चीज़ें पता करनी है कि ब्लॉक की एक्सेलरेशन क्या होगी और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा टू दी इंक्लाइंड प्लेन। ओके, तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ बताई है कि ब्लॉक ने कभी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट लूज नहीं किया। अगर कांटेक्ट लूज नहीं किया मतलब ब्लॉक हमेशा सरफेस के साथ चिपका हुआ है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा कांटेक्ट फोर्स होगा। जैसे कि प्रीवियस समय हमने देखा था कि कांटेक्ट फोर्स नहीं भी हो सकता है, वो भी कंडीशन हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया कि ब्लॉक ने कभी भी कांटेक्ट तोड़ा ही नहीं है सरफेस के साथ। जो कांटेक्ट लूज ही नहीं होगा तो हमेशा नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो इससे समझ में आता है नॉर्मल रिएक्शन तो है। चलो एफबीडी बनाते हैं अभी हम लोग। यहाँ पर इस ब्लॉक का खुद का वेट दैट इज mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज mg एंड द नॉर्मल रिएक्शन दैट इज n, लाइक दिस, है ना। अभी हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन है, मतलब ब्लॉक के पास कुछ नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये फोर्स F लग रहा है, ये mg लग रहा है। तो आप ध्यान से देखोगे ये जो ब्लॉक है ये दो कंडीशन हो सकती है, ये ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये ऊपर मूव करता तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर मूव करता तो कांटेक्ट ऑब्वियसली लूज कर देता सरफेस के साथ। इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि कांटेक्ट लूज नहीं किया, मतलब ये ब्लॉक ऐसे ऊपर नीचे कहीं भी मूव नहीं कर रही। इतना समझ में आ गया। ये तो ये ब्लॉक ऑब्वियसली ऊपर जा सकती है, ऐसे जा सकती है या फिर ऐसे जा सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्लॉक की लाइन ऑफ मोशन होगी, जैसे कि मतलब मान लो ब्लॉक की ये वाली लाइन ऑफ मोशन है, मतलब ब्लॉक इस लाइन पे मूव करेगा, ब्लॉक इस लाइन पे मूव करेगा। सो आई विल से दैट दिस इज द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक। तो जो ब्लॉक की लाइन ऑफ मोशन होती है हम उसको एक्स एक्सिस मान लेंगे और इसको मैंने क्या मान लिया, वाई एक्सिस, द लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अभी हम क्या करेंगे, उस सारी फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे, ओके, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाई नहीं करती। जैसे कि अगर आप देखोगे एन वाली खुद वाई एक्सिस पे लाई करती है, तो एन को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली हम किसको रिजॉल्व करेंगे, एफ और एम जी को रिजॉल्व करेंगे। कैसे, देखो अभी यहाँ पर क्लास ध्यान से देखना, एफ को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, दैट दिस वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट along x axis and this is vertical component along y axis। तो ये f रिजॉल्व हो गया कुछ इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जब आप देखोगे इफ दिस इंक्लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा ही बनाएगा ना विद हॉरिजॉन्टल लाइन। सी दिस इज इंक्लाइन, दिस टू लाइंस आर पैरेलल, तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पर भी ये एंगल थीटा बनेगा। सो दिस कंपोनेंट ऑफ फोर्स बिकम एफ कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट बिकम एफ साइन थीटा। अब बात करेंगे एम जी की। ध्यान से देखो क्लास, mg वाला जो फोर्स है इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 माइनस थीटा है तो ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। दिस आर द टू पैरेलल लाइंस एंड वन कॉमन लाइन कट्स देम। सो यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा हो गया। वी नो दैट दिस इज 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा हो जाएगा। थोड़ी ज्योमेट्री आती होगी आपको, लगा सकते हो। तो ये हमें थीटा मिला, ठीक है। तो ये अगर थीटा है तो mg ऑल्सो रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अनदर विल बी वर्टिकल, है ना। तो ये हमारा थीटा है, ठीक है। तो ये पार्ट क्या हो गया, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस वन विल बी mg sin थीटा, करेक्ट, ओके। तो अभी हम बात करेंगे समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस की। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कौन है, एफ कॉस थीटा। सो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा
because it is in the negative x-axis side, which is equals to mass into acceleration in x direction. Okay, so therefore I will write down that acceleration in x direction comes out to be f cos theta minus mg sin theta अपॉन m. सो यही acceleration होगी, क्योंकि acceleration in y direction तो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ब्लॉक y डायरेक्शन पे मूव ही नहीं कर रहा. तो ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, ठीक है. सो जो टोटल एक्सेलरेशन होगी वो ऑब्वियसली ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जिसमें ए वाई ज़ीरो है तो ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज़ ए, है ना. ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो ए एक्स होगा विच इज़ ए, जो हमने ए लिया है, और ए इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमें, एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा. सो एफ कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम. सो दिस इज़ योर टोटल एक्सेलरेशन, ये आपका टोटल एक्सेलरेशन है, ठीक है. फाइन. सो नाउ वी विल सी, लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन. समीशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन जब आप देखोगे तो अपवर्ड फोर्स है एन, डाउनवर्ड फोर्स एम जी कॉस थीटा एज वेल एज एफ साइन थीटा. तो ये दोनों मिलके कितना दे रहा है, नेट फोर्स जीरो दे रहा है, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रही ना नीचे जा रही. तो जिसकी वजह से एन का वैल्यू कितना आ गया हमें, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा. सो दिस इज द वैल्यू व्हाट वी आर गेटिंग, ठीक है. तो ये हमें नॉर्मल रिएक्शन आ गया फॉर द फर्स्ट केस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस. यहाँ पर दिस इज एन नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज एम जी एंड दिस इज एफ. यहाँ पर भी एक्स और वाई एक्सिस हमारा यही होगा, ठीक है. तो हमें कुछ कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे. लेट्स रिजॉल्व द कंपोनेंट्स ऑफ एफ एंड एम जी. तो एफ को मैंने रिजॉल्व कर दिया इन दिस, दैट इज एफ कॉस फाई एंड दिस पार्ट बिकम एफ साइन फाई. एंड एम जी को भी रिजॉल्व कर दिया, दिस वन एंड दिस वन. हमें पता है ये वाली कंपोनेंट एम जी की क्या हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा, और ये वाली कंपोनेंट हो जाएगी एम जी साइन थीटा. तो ये हो गया हमारा एम जी कॉस थीटा और ये वाला हो गया हमारा एम जी साइन थीटा. सो अब बात करेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन की. समेशन ऑफ फोर्स इन एक्स डायरेक्शन आप देखोगे तो एफ कॉस फाई एंड एम जी साइन थीटा. तो एफ कॉस फाई माइनस एम जी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन एफ कॉस फाई माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो गया, एफ कॉस फाई माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम. सो ये वैल्यू आ रही है एक्सेलरेशन की इन दिस केस, ठीक है. अभी हम बात करेंगे सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन. सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन जब देखोगे सो अपवर्ड फोर्स कितनी है, एन प्लस एफ साइन फाई, एंड डाउनवर्ड फोर्स इज एम जी कॉस थीटा. क्योंकि ये ब्लॉक हमेशा कॉन्टैक्ट के साथ, सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो मतलब ये ब्लॉक की जो मोशन होगी इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो. कोई भी मोशन नहीं होगी वाई डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें पता है नेट फोर्स जीरो होगी. इसके लिए कोई मोशन नहीं हुई. तो यहाँ पर जब n देखोगे तो n का वैल्यू आ रहा है एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन फाई. सो दिस इज द वैल्यू वी आर गेटिंग. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट मी ओपन द क्वेश्चन. या so question is, two blocks of masses m1 and m2 are placed side by side on a smooth horizontal surface as shown in the figure. Horizontal force F is applied on the block. Find the acceleration of each block. Find the normal reaction between the two blocks. Okay, तो हमें फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द टू ब्लॉक्स. तो सबसे पहली बात, दिस टू ब्लॉक्स आर मूविंग विद अ फोर्स एफ. और ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मोशन इन द कनेक्टेड बॉडीज़. मतलब अगर कोई भी बॉडीज़ कनेक्टेड है आपस में और उन बॉडीज़ पे फोर्स एफ लगाया जा रहा है तो उनकी मोशन कैसे होगी, ये चीज़ हम पढ़ने वाले. और ठीक है, तो ये चीज़ों को हम न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में ही देखेंगे. तो जैसे कि यहाँ पर हमने इन दोनों बॉडीज़ को, दोनों ब्लॉक्स को फोर्स एफ लगा दी, तो दोनों ब्लॉक्स स्टार्ट करेंगे मूव करना विद द कॉमन एक्सेलरेशन ए, है ना. दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम होगी. ओके, सो यहाँ पर हमने ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये दोनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन कितनी है, ए है. दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन कितनी है, ए है. ऑब्वियसली m1 जितनी एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा, m2 इसके साथ कनेक्टेड है, m2 भी उतनी ही एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये फोर्स F m1 को पुश कर रहा है, m1 m2 को पुश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी जो एक्सेलरेशन होगी दोनों ब्लॉक्स की क्या होगी, सेम होगी. रिमेंबर दैट थिंग. तो यहाँ पर इसको करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा. जैसे कि मेथड 1, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वो ले सकते हो. यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सिस्टम अलग अलग अज्यूम कर लिया कि ये जो ब्लॉक m1 है ये खुद एक सिस्टम है और ये दूसरा सिस्टम है. तो हम इस सिस्टम को आइसोलेट करेंगे. जैसे कि m1 है,
m1 को आप अलग कर दो और बता दो उसके ऊपर कितनी कितनी फोर्सेस लग रही है। सबसे पहले तो फोर्स F लग रही है, ठीक है। उसके बाद इसका खुद का वेट लग रहा है, दैट इज़ m1g। उसके बाद इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दैट इज़ n1 ले लेते चलो, है ना। लेकिन जैसे ही हमने फोर्स F अप्लाई किया, ये ब्लॉक आगे जाना चाहता है, बट m2 उसके लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस है, उसको रोकने की कोशिश करता है ना। तो m2 उसको क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। कैसे रोकने की कोशिश करता है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के। कितना फोर्स लगाएगा, दैट इज n2। इसको n2 ले लिया मैंने, ओके। इसको क्या ले लिया, n2, है ना। जब कभी भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होगी तो उनके बीच में कांटेक्ट फोर्स डेवलप हो जाएगा, एंड दैट कांटेक्ट फोर्स इज नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज n2, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, और ये जो ब्लॉक है ये मूव कर रहा है इन दिस डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो यहाँ पर therefore I will write down that summation of all the forces in x direction is equals to F minus n2 which is equals to m1 into a। ये ब्लॉक का मास कितना है, m1 है ना, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो therefore I will write down that F माइनस n2 इज इक्वल्स टू m1a। तो n2 का यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है हमें कितना आ रहा है, F माइनस m1a। सो आई विल राइट डाउन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करेंगे ब्लॉक 2 की। लेट्स टॉक अबाउट द ब्लॉक 2 नाउ। तो ब्लॉक 2 हैविंग अ मास m2, वी नो दैट, है ना। इस ब्लॉक 2 के ऊपर m1 क्या कर रहा है, एक फोर्स एग्जिस्ट करा रहा है। m1 चाहता है कि वो आगे जाए मेरे साथ साथ, तो m1 क्या कर रहा है, m2 पे धक्का मार रहा है। ब्लॉक 2 पे क्या कर रहा है, उसको धक्का मार रहा है विद अ फोर्स ऑफ n2, है ना। हमें पता है दोनों की, अगर इस ब्लॉक ने एक्शन दिया तो ये रिएक्शन ज़रूर देगा n2 के फोर्स के साथ, है ना। तो यहाँ पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन a, हमें पता है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन। हालांकि इसके ऊपर y डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा, लेकिन y डायरेक्शन का फोर्स हमें इंटरेस्टेड नहीं है फिलहाल इस सम के लिए, लेकिन हम बना देते हैं दैट m2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है n3 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन, वी नो दैट इट इज n2 which is equals to according to the Newton second law of motion mass into acceleration। इसका मास कितना है m2 और इसकी एक्सेलरेशन कितनी है a, तो m2 into a। तो यहाँ से n2 का वैल्यू हमें कितना आ रहा है, m2a। वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ n2 इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गया m2a इज इक्वल्स टू f माइनस m1a। सो दैटफॉर f इज इक्वल्स टू m1a प्लस m2a, है ना। तो यहाँ पर a कॉमन आ गया, m1 प्लस m2, यहाँ पर f हो गया। सो दैटफॉर a का वैल्यू कितना हो गया, f अपॉन m1 प्लस m2। सो ये एक्सेलरेशन आ रही है हमें। तो ब्लॉक इस एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ये मेथड 1 था। अभी हम मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में क्या कर सकते हो आप, इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हो। तो ये पूरा एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का मास कितना है टोटल, m1 प्लस m2, है ना। और इस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है, F लग रहा है। तो हमें पता है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और m का वैल्यू कितना है, m1 प्लस m2। सिस्टम का टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। तो a का वैल्यू कितना हो गया, F अपॉन m1 प्लस m2। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, है ना। ये वाला जो मेथड है ये आपका बहुत टाइम बचाएगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड पे जाना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है, आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। Let's move to the next question. Next question. Let me open the question. Yeah. So the question is, two blocks of masses 1 kg and 2 kg are placed in contact on a smooth horizontal surface as shown in the figure. A horizontal force of 6 Newton is applied on a 1 kg block and B part a 2 kg block. Find the force of interaction of the blocks. तो मतलब यहाँ पर हमें दो केसेस दिया हुआ है। 6 न्यूटन का फोर्स जब मैंने 1 kg ब्लॉक पे अप्लाई किया तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना बन गया ये पता करना है, और जब मैंने 6 न्यूटन का फोर्स 2 kg के ब्लॉक पे अप्लाई किया तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स कितना बन गया ये पता करना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस पार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे जब मैंने 6 न्यूटन का फोर्स दिया है, ठीक है। जब मैंने 6 न्यूटन का फोर्स दिया है तो पूरे सिस्टम, मैंने इसको पूरा कंसीडर कर दिया, ये पूरा एक सिस्टम है। तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो जाएगा, द मास ऑफ द सिस्टम इज 1 + 2 दैट इज हाउ मच, 3 kg। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 6 न्यूटन। वी नो दैट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर
एक्सेलरेशन कितना हो गया, फोर्स अपॉन मास हो गया। तो फोर्स की जब बात करूंगा तो इस 6 न्यूटन, मास हो गया 3, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, फाइन। अभी हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग सिस्टम मान के सॉल्व करेंगे। दिस इज 1 kg एंड दिस इज 2 kg, राइट। तो सबसे पहले हम 1 kg का एफबीडी बना देंगे। सो दिस इज 1 kg ब्लॉक, जहाँ पर इसका 10 न्यूटन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन N1 इन द अपर डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, द फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। तो इधर कॉन्टैक्ट फोर्स 2 kg का ब्लॉक इसको कॉन्टैक्ट फोर्स देगा ऑफ N2, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन A। ठीक है, ओके। नाउ सी हियर, ये हमने एफबीडी बना दिया। सो लेट्स टॉक अबाउट समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन। 6 minus n2, 6 minus n2 which is equals to mass into acceleration. What is the mass? 1 kg and acceleration is a. So therefore अगर मैं n2 की बात करूँ इस केस में, so n2 is equals to 6 minus a, है ना। 6 minus what is the value of a? 2, तो ये हो गया हमारा 4। so n2 का वैल्यू में कितना आ रहा है, 4 न्यूटन आ रहा है फॉर द फर्स्ट केस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड केस। सेकेंड केस में जब आप देखोगे यहाँ पर, सेकेंड केस में भी अगर मैंने इसको पूरा एक सिस्टम मान लिया, ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, तो मास कितना हो गया, दैट इज़ 1 + 2 विच इज़ अगेन 3 kg। फोर्स कितनी अप्लाई कर रहे हैं, सेम 6 न्यूटन। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स है 6, मास 3, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। जब मैं यहाँ पर 2 kg ब्लॉक की एफबीडी बनाऊँगा, सी दिस इज़ अ ब्लॉक ऑफ 2 kg। इसकी जब एफबीडी बनाओगे 2 kg की ब्लॉक की, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो फोर्स कितनी लग रही है, 6 न्यूटन की फोर्स लग रही है इन दिस डायरेक्शन। 1 kg का उसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा ऑन द राइट साइड। लेट्स से दिस नॉर्मल रिएक्शन इज N2, दिस इज वेट 20 न्यूटन एंड दिस इज अपवर्ड रिएक्शन फोर्स प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड, दैट इज N1। ठीक है, इन दिस सिनारियो। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इस ब्लॉक की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली फोर्स 6 न्यूटन यहाँ पर लगा तो एक्सेलरेशन भी यही डायरेक्शन में होगी। तो एक्सेलरेशन इज इन द लेफ्ट साइड, एक्सेलरेशन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑल द समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 6 न्यूटन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो -6, N2 टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, सो +N2 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका, 2 kg का ब्लॉक था ना, तो 2। एक्सेलरेशन जब आप देखोगे तो नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा -a बिकॉज इट इज़ इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो दैटफॉर N2 इज इक्वल्स टू, ये -6 है ना, और ये हो जाएगा आपका -2a। -2a को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो बन जाएगा +2a, करेक्ट। नहीं, आई थिंक सो कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, जस्ट मिनट। या -6 + N2 और ये हो गया 2 × -a। a का वैल्यू कितना था हमारे पास 2, सो 2 × -2 बिकम -4। तो N2 का वैल्यू कितना हो गया, -4 + 6 विच इज़ इक्वल्स टू 2 न्यूटन। तो N2 का वैल्यू कितना हो गया, 2 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, अलग आ रहा है। अगर आपने फोर्स डिपेंड करता है कौन सी ब्लॉक पे लगा रहे हो। नाउ प्लस यहाँ पर मैं एक और चीज़ पे गौर करवाना चाहूँगा, क्या है वो, यहाँ पर देखो हम हमेशा फोर्स की डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं, है ना। फोर्स कहाँ पर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, और उसके हिसाब से हम साइंस लेते हैं। बट रिमेंबर, हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा, तो सबसे पहले आपको समझना है कि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज टूवर्ड्स लेफ्ट। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट। तो ऑब्वियसली ग्रेटर फोर्स, अगर मैं आपको पूछूँ 6 न्यूटन और N2 में से बड़ा फोर्स कौन होगा, ऑब्वियसली 6 न्यूटन होगा। बड़ा फोर्स क्या होगा, 6 न्यूटन होगा, तभी तो ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव की है। N2 फोर्स कम होगा, नहीं, अगर N2 फोर्स ज़्यादा होता तो ब्लॉक राइट साइड मूव करती, डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 6 न्यूटन का फोर्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू N2। तो जब मैं नेट फोर्स की बात करूँगा तो नेट फोर्स ऑलवेज बी लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स। रिमेंबर, N2 क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, ऑलवेज बी लार्जर फोर्स माइनस स्मॉलर फोर्स, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m इंटू ए कर दो, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस देखने की ज़रूरत नहीं, हमेशा यहाँ पर क्या करोगे, नेट फोर्स अगर फाइंड आउट करना है, सो अगर यहाँ पर ये दोनों फोर्सेस को भी आपको देखना है
इफ दिस टू फोर्सेज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन तभी ही माइनस आएगा, अगर ये दोनों फोर्सेज सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज़ों को ध्यान से समझो, इस चीज़ को समझना है आपको कि यहाँ पर अगर ये फोर्सेज 6 न्यूटन है इन द लेफ्ट साइड एंड दिस इज फोर्स N2 इन द राइट साइड, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर कहाँ पर है? लेफ्ट साइड में है। तो यहाँ पर हमें पता है बड़ा फोर्स कौन होगा? 6 न्यूटन, और N2 क्या होगा? स्मॉलर फोर्स होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव किया है। अगर ये ब्लॉक राइट साइड मूव करता तो N2 बड़ा होता, ठीक है, 6 क्या होता? कम होता N2 से। ठीक है, अगर राइट साइड मूव करता, जो नहीं होने वाला है, गारंटी नहीं होगा। ठीक है, ये ब्लॉक अगर लेफ्ट साइड मूव कर रहा है तो 6 न्यूटन बड़ा है N2 से, तो अगर नेट फोर्स फाइंड आउट करने बोले तो 6 माइनस N2, ऑब्वियसली फोर्सेज आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो आप माइनस करोगे नेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन डायरेक्टली। फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव या प्लस लेने की जरूरत नहीं है, सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सी मेथड से जाना है, इस मेथड से जाना है या इस मेथड से जाना है। जब आप इस मेथड से जाओगे तो भी आपको आंसर करेक्ट ही आएगा। देखो 6 माइनस N2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास? इसका मास कितना है? 2 kg। एक्सेलरेशन हम लोग को कितना आया था? 2 आया था। सो 2 2 ज़ा 4, 6 माइनस N2, सो देयरफॉर N2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। सी, कोई भी मेथड से करो आपको आंसर करेक्ट ही आएगा। ठीक है, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the force of interaction between the bodies as shown in the figure. Blocks are in contact. So this is the figure. We need to find out what is the force of attraction between the bodies. मतलब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शंस प्रोवाइडेड बिटवीन द बॉडी 1 and 2 and 2 and 3। नॉर्मल रिएक्शंस फाइंड आउट करना है 1 और 2 के बीच में और 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले F को रिजॉल्व करते हो इनटू 2 कंपोनेंट्स। सो एक तो हो गया इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया F cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हो गया F sin थीटा। हम ऐसे मान के चल रहे तीनों बॉडीज़ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं तो एक्सेलरेशन A के साथ मूव करेंगे। तो यहाँ पर आप जब देखोगे इस पूरे को मैंने एक सिस्टम मान लिया, तो जब आपने पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो M का वैल्यू कितना हो गया? M1 प्लस M2 प्लस M3, द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है द फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सी फोर्स, ये एक्सेलरेशन बनाने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? F cos थीटा। रिमेंबर, ये फोर्स बनाने, ये एक्सेलरेशन बनाने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी? F cos थीटा, बिकॉज ये ही फोर्स लग रही है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर फोर्स कितना है? F cos थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स F cos थीटा, मास कितना है हमारे पास? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। सो एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन इज F cos थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। सो इतनी एक्सेलरेशन के साथ ये ब्लॉक्स मूव करेगा, करेक्ट। अभी हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल रिएक्शन, जिसके लिए हम FBD बना देंगे। सो दिस इज ब्लॉक 1 यू कैन से, जिसका मास M1 है, यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा M1G, ये हो गया हमारा N। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लग रहा है लाइक दिस, है ना, F फोर्स लग रहा है, जिसको हमने रिजॉल्व कर दिया इनटू 2 कंपोनेंट्स लाइक दिस। दिस इज F sin थीटा एंड दिस वन इज F cos थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो बॉडीज है M2 इसको क्या कर रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करा रहा है इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दैट इज N1, N12 लिख देते हैं। ओके, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक 1 and 2, करेक्ट। तो ये फर्स्ट ब्लॉक की FBD बन गई है। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक की FBD, एंड वी नो दैट दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन A। तो अभी यहाँ पर जब मैं बात करूँगा सबमिशन ऑफ फोर्स इन X डायरेक्शन, किसकी बात कर रहे हैं? सबमिशन ऑफ फोर्स इन X डायरेक्शन। नाउ सी योर क्लास, we know that if this block is moving with acceleration A in this direction, right direction, तो obviously horizontal forces में हम देखेंगे कौन सी फोर्स बड़ी होगी? the forces which is in the right direction is greater than the force in the left direction। कौन सी फोर्स बड़ी होगी? वही वाली फोर्स बड़ी होगी जो राइट डायरेक्शन में होगी एज कम्पेयर टू द फोर्स इन द लेफ्ट डायरेक्शन। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये राइट की तरफ मूव की है। ऑब्वियसली अगर राइट की तरफ मूव किए तो जो फोर्स राइट की तरफ होगा, जो फोर्स राइट की तरफ होगा वही ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फोर्स इन ऑन द लेफ्ट साइड, करेक्ट। तो यहाँ पर जब मैं नेट फोर्स फाइंड आउट करने बोलूँ तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? लार्जर फोर्स में कौन है? F cos थीटा माइनस स्मॉलर फोर्स दैट इज N12, माइनस इसके लिए क्योंकि ये फोर्स जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर ये सेम डायरेक्शन में होता तो एडअप हो जाता। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? M1, एक्सेलरेशन कितना है? A। तो N12 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास? F cos थीटा माइनस M1A
इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ गए। सो एफ कॉस थीटा माइनस m1 ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, एफ कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, एलसीएम ले गए। तो जब आपने एलसीएम लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 एफ कॉस थीटा माइनस m1 एफ कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से ब्रैकेट ओपन कर दिया, m1 एफ कॉस थीटा प्लस m2 प्लस m3 एफ कॉस थीटा माइनस m1 एफ कॉस थीटा। मतलब ये एफ कॉस थीटा को मैंने m1 से मल्टीप्लाई करा दिया और एफ कॉस थीटा को m2 प्लस m3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 प्लस m3, आपको पता चल गया होगा मैंने क्यों करवाया, ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 एंड 2 हमें कितना मिल रहा है, m2 प्लस m3 एफ कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। सो ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन है, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 1 एंड 2। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 3, जिसके लिए मुझे सेकेंड ब्लॉक की एफबीडी बनानी पड़ेगी। सो दिस इज द सेकेंड ब्लॉक, ठीक है। सेकेंड ब्लॉक में आप देखोगे तो फर्स्ट ब्लॉक उसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करा रहा है, दैट इज N12, द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक 1 एंड 2। और थर्ड ब्लॉक भी उसको एक नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करवा रहा है इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 एंड 3। और ये जो ब्लॉक है इसकी खुद की वेट होगी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज M2G, और ये नॉर्मल रिएक्शन N2 समझो, ठीक है। और इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन राइट की तरफ है, ए एक्सेलरेशन। तो अब इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन अगर राइट की तरफ है तो अभी ऑब्वियसली हमें पता है राइट साइड फोर्स विल बी ग्रेटर देन द लेफ्ट साइड फोर्स। जो फोर्स राइट की तरफ एक्ट कर रही है वो बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द फोर्स कमिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, है ना। जो राइट की तरफ जो फोर्स लग रही है वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फोर्स जो लेफ्ट की तरफ लग रही है। तो ऑब्वियसली हमें पता है अगर नेट फोर्स मुझे फाइंड आउट करना है, नेट फोर्स, तो क्या हो जाएगा, N12 माइनस N23 विच इज़ इक्वल्स टू मास, सेकेंड बॉडी का मास कितना है M2 एंड एक्सेलरेशन A। तो N23 अगर आपको पता करना है तो ये हो जाएगा N12 माइनस M2, A का वैल्यू कितना है, एफ कॉस थीटा। सो एफ कॉस थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। N12 का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी आ गया, N12 का वैल्यू है M2 एफ कॉस थीटा, मैंने ये ब्रैकेट्स भी ओपन कर रहा हूँ, प्लस M3 एफ कॉस थीटा माइनस M2 एफ कॉस थीटा, ये वाला पार्ट है। और इसके जो इसका जो डिनोमिनेटर था क्या था, M1 प्लस M2 प्लस M3, इसका भी डिनोमिनेटर M1 प्लस M2 प्लस M3, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो M2 एफ कॉस थीटा एंड M2 एफ कॉस थीटा गेट कैंसल। सो नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ब्लॉक इज M3 एफ कॉस थीटा अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। So this is the answer. Let's move to the next question. It seems to be very interesting question. So the question is, a toy cart has mass 4 kg, mass of 4 kg, and is kept on a smooth horizontal surface for 4 blocks A, B, C, and D of mass 2 kg, 2 kg, 1 kg, and 1 kg. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं that इसका mass is 2 kg, 2 kg, 1 kg, and 1 kg. ठीक है। एंड जो टॉय कार्ट है उसका मास है 4 kg, मतलब इसका जो मास है वो कितना है, 4 kg। ओके, गुड। हैव बीन प्लेस्ड ऑन द कार्ट, अब हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ F इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन। F का वैल्यू कितना है, 60 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पर लग रही है 60 न्यूटन। इज अप्लाई टू द ब्लॉक A, फाइंड द फोर्स कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लॉक D एंड द फ्रंट वर्टिकल वॉल ऑफ द कार्ट। ओके, तो मुझे फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन डी एंड द कार्ट। डी और कार्ट के बीच में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स है ये आपको पता लगाना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। सो सबसे पहले तो आप पता करो कि इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी पूरे सिस्टम की। तो पूरे सिस्टम की अगर मैं बात करूँ, सो लेट्स से पूरे सिस्टम का मास इज m। ओके, यहाँ पर इसका मास कितना है, 2 kg, 2 kg, 1 kg, 1 kg एंड 4 kg। तो आप देखोगे ये टोटल हो रहा है 10 kg। ओके, सो मास कम्स आउट टू बी 10 kg। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास।
फोर्स कितना है 60, मास कितना है 10, तो एक्सेलरेशन आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो करेक्ट, समझ में आता है। अभी यहाँ पर क्लास ध्यान से देखो, अगर मैं ट्रॉली की एफबीडी बनाऊँ, जो कार्ट है उसकी अगर हम एफबीडी बनाएं, सो दिस इज एफबीडी ऑफ अ कार्ट, लेट्स से ये कार्ट की एफबीडी बना रहे हैं हम, है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ए वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, लेट्स से N1, बी वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट इज N2, सी वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट इज N3, डी वाला ब्लॉक भी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन देगा, दैट इज N4। ठीक है, सो दीज आर द नॉर्मल रिएक्शंस गिवन बाय द डिफरेंट ब्लॉक्स। इसका खुद का जो वेट होगा वो कितना होगा, 4 kg है ना, तो ये 40 न्यूटन का वेट है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ये जो फ्लोर है, जो रोड है, यू कैन से द रोड विल प्रोवाइड अ नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज N। डी वाला ब्लॉक देखो इस कार्ट के साथ कांटेक्ट में है, तो डी वाला ब्लॉक भी इसको नॉर्मल रिएक्शन देगा, जिसको हम लोग बोलेंगे N, चलो इसको एक नेमिंग कर देते हैं N5। तो हमें ये N5 ही पता लगाना है, हमें ये N5 ही पता लगाना है। ठीक है, तो इस जब आप कार्ट पे देखोगे तो कार्ट पे हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ N5 है, कार्ट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जब आप देखोगे तो N5 है और दूसरा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, दैट इज N5, विच इज इक्वल्स टू मास, व्हाट इज द मास ऑफ द कार्ट, दैट इज 4 kg इंटू एक्सेलरेशन। तो N5 का वैल्यू कितना हो गया 4, एक्सेलरेशन इज 6, 6 4 ज़ा 24 न्यूटन, 24 न्यूटन की फोर्स एग्जिस्ट कर रही है कार्ट पे। ठीक है, मतलब 24 न्यूटन की फोर्सेस डी और कार्ट के बीच में होगी। लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg, this is a solid sphere of mass 2 kg is resting inside a cube as shown in the figure. The cube is moving with a velocity v bar is equals to 5t I cap plus 2t j cap meter per second. Here t is time in second. All surfaces are smooth. The sphere is at rest with respect to the cube. What is the total force exerted by the sphere on the cube? मुझे फाइंड आउट करना है इस स्फीयर ने क्यूब के ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट किया। ठीक है, इफ दिस एंटायर क्यूब, ये जो क्यूब है, इट इज़ मूविंग विद दिस वेलोसिटी 5t I कैप प्लस 2t j कैप, इस वेलोसिटी के साथ ये क्यूब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय द क्यूब, इस क्यूब की एक्सेलरेशन क्या होगी। जब मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा क्यूब की, सो एक्सेलरेशन वी नो दैट इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो डेरिवेटिव of v bar, what is the value of v bar, it is 5t I cap plus 2t j cap। तो ये कितना हो गया 5 I cap, डेरिवेटिव निकालने के बाद 2 j cap। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट, सो दिस आर द एक्सेलरेशंस इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन फॉर द क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आता है, तो जब मैं बात करूँगा द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वी नो दैट मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। करेक्ट, तो मास की वैल्यू कितनी है 2 kg है, सो यहाँ पर 2 kg, एक्सेलरेशन कितनी है 5, तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है 10 न्यूटन। ठीक है, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना है 10 न्यूटन, मतलब ये जो बॉल है ये एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स के साथ जा रही है 10 न्यूटन के साथ जा रही है। फोर्स इन वाई डायरेक्शन जब आप देखोगे मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ वाई, मास कितनी है 2 kg और एक्सेलरेशन इन वाई कितना है 2, सो 2 टू ज़ा 4 न्यूटन। तो ये जो बॉल है ये ऊपर की तरफ कितनी एक्सेलरेशन के साथ जा रही है 4 न्यूटन की एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, 4 न्यूटन की फोर्स के साथ इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 4 न्यूटन का फोर्स है। नाउ लिसन इट केयरफुली, इफ़ यू विल सी दिस बॉल, इस बॉल के ऊपर सबसे पहले तो इसका खुद का वेट जो कि कितना है, मास अगर 2 kg है तो वेट हो जाएगा 20 न्यूटन। ये जो फ्लोर है ये इसको सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है, दैट इज़ N1। ठीक है, और यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर द फोर्स ये इसको क्या कर रहा है, एक राइट फोर्स दे रहा है, द फोर्स इन द राइट डायरेक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हो, कॉन्टैक्ट फोर्स दे रहा है N2। तो इस बॉल के ऊपर फिलहाल ये 3 फोर्सेस लग रही है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ N2। तो हमें पता है जो टोटल फोर्स है इस बॉल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में वो कितना है 10 न्यूटन, और टोटल फोर्स इस बॉल पे वाई डायरेक्शन में कितना है 4 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा दैट टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन विच इज़ 10 न्यूटन, जो N2 है तो N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 न्यूटन हो जाएगा। द टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँगा तो टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन, इफ़ यू विल सी द टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज़ पॉजिटिव, मतलब ये क्या होगा, ये जो बॉल है
ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली N1 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 20 न्यूटन, है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ देखो ए एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन जो 2j कैप आ रहा है वो पॉजिटिव में मतलब इट इज़ मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये कहाँ पर मूव कर रही है, अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर ये अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमें पता है ऑब्वियसली N1 20 न्यूटन से बड़ा होगा, तो यहाँ पर फोर्स इन वाई डायरेक्शन नेट फोर्स N1 माइनस 20, तो फोर्स इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है जो कि 4 न्यूटन है, तो N1 का वैल्यू कितना हो गया 24 न्यूटन। मतलब ये जो वॉल है इस बॉल के ऊपर कितनी फोर्स दे रहा है 24 ये जो वॉल है इस बॉल के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा है, और ये जो सरफेस है DC ये इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स दे रहा है 24 न्यूटन का फोर्स दे रहा है ना। तो जब हम FBD बनाएंगे क्यूब का, जब मैंने क्यूब की FBD बनाई, ठीक है, तो बॉल यहाँ पर है ना, सी दिस इज द बॉल विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्यूब। तो अगर क्यूब ने बॉल के ऊपर N2 का फोर्स दिया इन द राइट डायरेक्शन, तो बॉल भी तो क्यूब पे फोर्स देगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, N2 का इन द लेफ्ट डायरेक्शन, है ना। इफ दिस DC फोर्स दे रहा है इस बॉल के ऊपर N1 इन द अपर डायरेक्शन, तो बॉल भी इसको एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देगा N1, है ना। तो ये जो बॉल है ये इस क्यूब पे दो फोर्सेस लगा रही है N1 और N2 ये दो फोर्सेस लगा रही है। तो यहाँ पर जो N1 का वैल्यू है वो हमें पता है 24 न्यूटन, और N2 का वैल्यू जो है वो हमें पता है 10 न्यूटन। तो ये दो फोर्सेस लग रही है इस क्यूब के ऊपर, ठीक है। अभी हमें बोला गया टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है। टोटल फोर्स हमें पता है, टोटल फोर्स विल बी द रिजल्टेंट फोर्स अगर फाइंड आउट करना है तो दिस इज द फॉर्मूला। N1 का वैल्यू है 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, तो 24 का स्क्वायर वी नो दैट इट इज़ 576, करेक्ट, एंड 10 का स्क्वायर वी नो दैट इट इज़ 100। सो जब इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 676, जो हमें पता है किसका स्क्वायर रूट होता है 26 न्यूटन का स्क्वायर रूट होता है। सो दिस इज योर आंसर। Hey class, let's move to the next question. So next question is two blocks small m and capital M are placed on a platform which moves up with an upward acceleration a. Find the normal reaction between the block and the normal reaction on block exerted by the platform. हमें find out करना है what is the normal reactions between the two blocks and the normal reactions between the block and the platform. ठीक है, so let's start solving the question. सबसे पहले FBD बना दो इनकी साइड में। तो जैसे कि यहाँ पर हमें पता है, मैं फर्स्ट ब्लॉक की FBD बना रहा हूँ। दिस इज M, ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m, जिसका जो वेट होगा mg, ये कैपिटल M इसको सपोर्टिंग फोर्स दे रहा है, और यू कैन से द नॉर्मल फोर्स दैट इज N1 इन द अपर डायरेक्शन, एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर इसकी नेट फोर्स की बात करूँगा तो नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, यू कैन से नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू N1 माइनस mg विच इज़ इक्वल्स टू ma। तो N1 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास mg प्लस ma, सो mg प्लस a, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ N1। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे द बिगर ब्लॉक, दिस ब्लॉक जिसका वेट कितना है, खुद का वेट उसका mg होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्स्ट ब्लॉक उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स बनाएगा N1 का, प्लेटफॉर्म उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स देगी इन द अपर डायरेक्शन N2, and this block is moving in the upper direction with an acceleration a. So if this block is moving in the upper direction with an acceleration a, तो obviously कौन सा फोर्स बड़ा होगा, N2 बड़ा होगा as compared to this force. So therefore I will write down summation of force in y direction for this case is N2 minus N1 plus capital mg is equals to capital ma. So यहाँ पर N2 minus N1 का वैल्यू कितना है mg plus ma, तो mg plus ma plus capital mg is equals to capital ma. So therefore N2 is equals to mg plus ma plus capital mg plus capital ma. So this is the value of N2. So this is the normal reaction. अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है apparent weight। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने से पहले इस चीज़ को समझते हैं apparent weight होता क्या है। सबसे पहली बात, वेट्स दो टाइप की होगी, एक ट्रू वेट होती है, एक apparent weight होती है। पहले इनका मतलब समझो, ट्रू वेट और apparent weight का मतलब क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वेइंग मशीन है, ओके, और आप उस वेइंग मशीन पे खड़े हो, आपका मास जो है, लेट्स से यू आर स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन, योर वेट इज़ 80 न्यूटन, लेट्स से, चलो 80 न्यूटन कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 800 न्यूटन ले लेते हैं, ओके, योर वेट इज़ 800 न्यूटन।
तो ये जब मैं आपकी एफबीडी बनाता हूँ, जब मैं आपकी एफबीडी बनाऊँगा तो आपकी एफबीडी में क्या आएगा, एक तो सबसे पहले आपका खुद का वेट जो है 800 न्यूटन। उसके बाद ये जो वेइंग मशीन है ये आपको एक सपोर्टिंग फोर्स देगा, कॉन्टैक्ट फोर्स आपके बीच में डेवलप होगी N1, है ना। और जब आप वेइंग मशीन को देखोगे तो वेइंग मशीन का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, वेइंग मशीन का हम जब एफबीडी बना रहे तो वेइंग मशीन पे आप एक कॉन्टैक्ट फोर्स आपने डेवलप किया N1, मतलब आप वेइंग मशीन पे जब हम देखेंगे तो आप कितनी फोर्स दे रहे हो वेइंग मशीन पे N1। तो वेइंग मशीन जो रीडिंग बताएगी आपको, वो वेइंग मशीन जो आपको रीडिंग बताएगी वो कौन सा रीडिंग होगा, वो N1 होगा, ना कि आपका वेट होगा। रिमेंबर, ना कि आपका वेट होगा। वेइंग मशीन जो भी रीडिंग बताएगी वो क्या होगा, N1। जितना वेट, जितनी फोर्स आपने वेइंग मशीन को दी है, जितनी फोर्स आपने वेइंग मशीन को दी है उतनी ही फोर्स वेइंग मशीन आपको बताएगा। जैसे कि इस केस में देखो, आपकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पर जाके खड़े हो गए हो वेइंग मशीन पे, आपकी मतलब कोई भी, आप कहीं भी मूव ही नहीं कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो है आपकी। एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो यहाँ पर जब मैं आपकी नेट फोर्स बताऊंगा, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन विच इज़ नथिंग बट N1 माइनस 800। एक्सेलरेशन कोई नहीं है ना, मास हमें पता है ये क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। तो ये N1 माइनस 800, आपकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन आपकी ज़ीरो हो गई है, तो N1 माइनस 800, सो दैटफॉर N1 इज इक्वल्स टू 800 न्यूटन। तो आपकी जो वेट दिखाएगा वेइंग मशीन, आपकी खुद की वेट 800 न्यूटन थी, वेइंग मशीन ने कितना वेट बताया, 800 न्यूटन ही बताया, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रू वेट। ये आपका ट्रू वेट होता है, एकदम सही सही वेट बता देगी आपकी, ठीक है। लेकिन जब मैं लेकिन कह रहा हूँ तो मतलब कुछ चेंजेस होगा, है ना। अभी मतलब मान लो हमारा कुछ ऐसा सिस्टम मैंने आपको दे दिया है जहाँ पर आप इस वेइंग मशीन पे खड़े हो और आप और वेइंग मशीन दोनों मूव कर रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, अभी कुछ एक्सेलरेशन है। तो अभी अगर कुछ एक्सेलरेशन होगा इस पूरे सिस्टम का अगर कुछ एक्सेलरेशन है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जब ये ऊपर मूव करता है, जो एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर जब हम देखेंगे सबमिशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर पूरी की पूरी सिस्टम ऊपर मूव कर रही है विद अ फोर्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है तो हमें पता है N1 और 800 में कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली N1 बड़ा होगा, क्योंकि सिस्टम ऊपर की तरफ मूव किया है ना। अगर सिस्टम नीचे जाता तो 800 बड़ा होता ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ मूव किया तो कौन बड़ा होगा, N1 बड़ा होगा। तो नेट फोर्स अगर मैं कैलकुलेट करने बोलूँ तो N1 माइनस 800 विच इज़ इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। इसका जो मास देखो, वेट कितना है, 800 न्यूटन है, करेक्ट। वेट का फॉर्मूला mg विच इज़ इक्वल्स टू 800, तो m का वैल्यू हो गया 800 अपॉन g का वैल्यू 10, 0 गेट कैंसिल, तो 80 kg का मास है। तो जब 80 kg की मास है तो हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन करना है, दैट इज़ 80 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितनी है, 2 है, तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 80 इंटू 2 विच इज़ 160। सो N1 माइनस 800, देयरफॉर N1 इज इक्वल्स टू 160 प्लस 800, तो ये कितना हो गया, 960 न्यूटन। हालांकि आपकी वेट कितनी थी, 800 न्यूटन, लेकिन आपने इस ये जो वेइंग मशीन है, आपने इस वेइंग मशीन को कितना फोर्स दिया, 960 न्यूटन, तो ये वेइंग मशीन आपको 960 न्यूटन की रीडिंग दे देगी, जो कि आपकी एक्चुअल वेट नहीं थी, वो आपकी ट्रू वेट नहीं है। इसी को हम बोलते हैं एपरेंट वेट, इसी को हम कहते हैं एपरेंट वेट। जितना भी आप कॉन्टैक्ट फोर्स आपके और वेइंग मशीन के बीच में, जितना जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, वेइंग मशीन उसी कॉन्टैक्ट फोर्स की रीडिंग बताता है। क्लियर। तो ये चीज़ों को याद रखो, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देन वी विल एंड विद दिस लेक्चर। Okay class, let's do the last sum for a day. So the question is, a man of mass m stands on a weighing machine in an elevator. Calculate the reading of the weighing machine if the lift is accelerating upward with an acceleration a and second sub question accelerating downward with an acceleration a. तो यहाँ पर मैंने दोनों केसेस बना दिया है। फर्स्ट केस में लिफ्ट ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए, सेकंड केस में लिफ्ट नीचे जा रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ए। हमें फाइंड आउट करना है कि वेइंग मशीन कितना रीडिंग बताएगा, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वेइंग मशीन वही रीडिंग बताएगा जो मैन और वेइंग मशीन के बीच में कांटेक्ट फोर्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी, दिस इज अ पर्सन जिसका वेट mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेइंग मशीन उसको कांटेक्ट फोर्स डेवलप कर रहा है N1 का, और ये पर्सन मूव कर रहा है विथ एन एक्सेलरेशन a इन द अपवर्ड डायरेक्शन। सो जब आप नेट फोर्स की बात करोगे तो नेट फोर्स यहाँ पर क्या आ रहा है, N1 माइनस mg,
ऑब्वियसली N1 विल बी द ग्रेटर फोर्स क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऊपर मूव कर रहा है. सो N1 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन. अच्छा मास कैपिटल एम है तो हम कैपिटल एम लेंगे, मास कैपिटल एम है, ठीक है. या सो दैटफॉर N1 माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए. सो N1 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया एम जी प्लस एम ए. So this is the reading shown by the spring balance in the first case. Let's do the second case. Second case में आप देखोगे this is a person जिसका weight mg in the downward direction और contact force जो है वो इस बार N2 ले लेते हैं. Contact force between a weighing machine and the person. और ये पूरा सिस्टम नीचे मूव कर रहा है with an acceleration a. तो जब ये एक्सेलरेशन a के साथ नीचे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली कौन सा फोर्स बड़ा होगा, mg बड़ा होगा एज कम्पेयर टू N2. तो ये हो गया mg माइनस N2. दिस इज माई नेट फोर्स विच इज इक्वल्स टू, वी नो दैट मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका m और एक्सेलरेशन कितनी है a. तो देयरफॉर आई विल राइट डाउन N2 इज इक्वल्स टू mg माइनस ma. So this is the apparent weight of a person while the lift is moving downward, and this is the apparent weight of the person while the lift is moving upward. So with this numerical we will end this lecture. Okay, so please copy.